नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। और क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में बात करेंगे जैम ट्यून्स के मालिक रेवाड़ी जिले के बिरली कलां से आने वाले राव इंद्रजीत यादव के बारे में, जिनको सरकारी जो जांच एजेंसियां हैं वो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ढूंढ रही है। उनके खिलाफ ईडी जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है और बताया जा रहा है कि फिलहाल वो दुबई में हैं और एक तरीके से उनके पीछे जांच एजेंसियां जो हैं वो पड़ी हुई हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर में बताया था कि ईडी की रेड हुई थी गुड़गांव, दिल्ली और रोहतक में 10 लगभग अलग अलग ठिकाने थे और ये तमाम जो ठिकाने हैं वो राव इंद्र यादव से जुड़े हैं, जो कि जैम ट्यून्स एक म्यूजिक लेबल कंपनी है, उसका मालिक है और उस पर आरोप है कि उसने करोड़ों रुपए जो है वो अर्जित किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए और अवैध तरीके से उसने प्रॉपर्टियां बनाई है। और ये तमाम जो आरोप हैं उसके ऊपर लग रहे हैं, जिसमें जांच एजेंसी अब उसे ढूंढ रही है। लेकिन दूसरी जो छापेमारी है वो हुई है इस केस में, और इस छापेमारी में जो ठिकाना है वो दिल्ली का एक पॉश एरिया है, सर्वप्रिया विहार, और यहाँ पर 2 जो बंगले हैं उनमें छानबीन की गई और ये बंगले जो जुड़े हैं वो अमन कुमार नाम के एक व्यक्ति से जुड़े हैं, जो कि राव इंद्रजीत यादव का करीबी बताया जाता है। और यहाँ से जो रकम और जो चीजें ईडी ने बरामद की है वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसमें सबसे पहले 5.12 करोड़ रुपए कैश मिला है, जिसको गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई, बैंक से लोग बुलाए गए। उसके अलावा एक सूटकेस मिला है जो कि ज्वेलरी से भरा है, जिसमें ज्वेलरी जो है वो गोल्ड और डायमंड की है और इसकी कीमत जो आंकी गई है वो लगभग 8 करोड़ 80 लाख रुपए आंकी गई है। तीसरी चीज, एक बैग मिला है जिसमें चेकबुक्स हैं और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद के जो कागजात हैं वो मिले हैं और चेकबुक्स मिली है। और ये जो कागजात मिले हैं प्रॉपर्टीज के, इनकी जो कीमत बताई गई है वो लगभग 35 करोड़ रुपए बताई गई है। तो आप सोचिए कि 35 करोड़, फिर 8 करोड़ 80 लाख और फिर 5 करोड़ 12 लाख, तो ये जो टोटल अमाउंट बनता है 35, 8 और 12, ये टोटल अमाउंट बताया जा रहा है। ईडी ने कहा है कि जो ये हमने सर्च किया है, 30 तारीख को ये सर्च कंडक्ट किया गया था, 30/12/2025 को। अमन कुमार नाम का व्यक्ति है और सर्वप्रिया विहार न्यू दिल्ली में ये जो बंगला है आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह का आलीशान घर है और यहां से ये चीजें बरामद हुई है। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है एजेंसियों के हवाले से, जांच एजेंसियों के हवाले से, कि ये एक चलती फिरती ट्रेजरी है, यानी कि मोबाइल ट्रेजरी इसको नाम दिया जा रहा है कि ये वो पैसा है जो राव इंद्र यादव के कहने पर कहीं भी तुरंत ठिकाना लगाया जा सकता था और इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी ये उन्होंने एक इमरजेंसी फंड के तौर पर रखा हुआ था। और ईडी ये भी कह रही है कि अभी हमारी जो जांच है, हमारी जो छापेमारी है वो अभी भी चल ही रही है और आगे इस मामले में नए खुलासे भी हो सकते हैं, नए ठिकानों तक भी ईडी पहुंच सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में अगर राव इंद्र यादव की बात करें तो वो शुरू से ही खुद को डिफेंड कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो कोई गैंगस्टर नहीं है, वो कोई भगोड़े नहीं है, वो केवल और केवल एक सफल बिजनेसमैन है। और जिस अपोलो ग्रीन कंपनी को लेकर ईडी ये कह रही है कि वो भी इस केस में शामिल है, उस अपोलो ग्रीन कंपनी को लेकर राव इंद्र यादव ने कहा है कि वो अपोलो ग्रीन कंपनी के जो मालिक हैं वो मेरे पड़ोसी हैं और एक दिन उनके घर में 200-300 फाइनेंसर उन्हें धमका रहे थे। जब मैं वहां गया वो वहां उन्हें डरा और धमका रहे थे, ऐसे में मैंने उनकी मदद कर दी, तो लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं जांच एजेंसियों पर भी और साथ ही कहा है कि इस पूरे नेक्सस में कुछ पुलिस वाले शामिल हैं जो कि उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये पूरा एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। और अब सोशल मीडिया पर राव इंद्र यादव ने खुलकर इस मामले में अपना बयान जो है वो लिखा है और कई अहम बातें उसमें सामने आई हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हरियाणा में मैं मुख्यमंत्री तक से मिला हूं और उनसे भी मैंने तमाम बातें की थी। रेवाड़ी के विधायक के बारे में कहा है कि लक्ष्मण यादव जी के साथ मैं सीएम नायब सैनी से मिला हूं, वो गौ आदमी है, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। और मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है ये कुछ पुलिस वालों के इशारों पर हो रहा है, सब कुछ जो है वो बुना जा रहा है, मतलब कि इनमें सच्चाई नहीं है। ये जो मेरे घर में इतनी बड़ी बड़ी रकम दिखाई जा रही है कैश की, कहा कि मुझे नहीं पता ये कहां से आ रही है, ये तमाम जो चीजें हैं वो एक तरीके से प्लानिंग के तहत हो रही है। तो जो इसने बात लिखी है सोशल मीडिया पर वो पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो ईडी जिस तरह के आरोप इस पर लगा रही है, उनका कहना है कि देश भर में जो फाइनेंसरों का नेटवर्क है और जो अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये जो कंपनी है, इसने डीघल एक गांव है झज्जर में, आपको याद होगा कि बहुत चर्चाओं में ये गांव रहा, प्राइवेट फाइनेंसरों का हब इस गांव को माना जाता है। और कहा कि इन प्राइवेट फाइनेंसरों से कंपनियां करोड़ों रुपए कैश में जो है उधार लेती है और फिर
उस जब वो लोन है उसको चुकता करने की बारी आती है तो फिर इस पूरे नेटवर्क में एंट्री होती है राव इंदर यादव की। और राव इंदर यादव जो है, जब विवाद होता है तो उसकी एंट्री होती है और वो एनफोर्सर बनकर आता है, यानी कि वो जबरन सेटलमेंट कराता है इस लोन की, बदले में सैकड़ों करोड़ रुपए कमीशन लेता है। और ईडी ने दावा किया है कि जब विवाद होता है तो ही राव इंद्रजीत यादव जो है उसकी एंट्री होती है। और ये एक तरीके से एक नेक्सस के तौर पर काम कर रहा था कि इस तरह से जिन्होंने भी लोन लिया है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हों या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां हों, जिसमें एक कंपनी का नाम लिखा जा रहा है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, और ये खुद राव इंदर यादव ने स्वीकारा है कि इसका जो मालिक है वो उनके पड़ोस में रहता है गुड़गांव में। और वहां जब एक दिन उनके घर गए तो कुछ फाइनेंसर उन्हें धमका रहे थे, लिहाजा फाइनेंसिंग का जो धंधा है प्राइवेट फाइनेंसरों का, उससे राव इंदर यादव का जो नाम है वो जोड़ा जा रहा है। और उनकी खुद की कही हुई बातें इस बात की तस्दीक करती है कि वो इस धंधे में शामिल है, या फिर यूं कहें कि वो इस धंधे से एक तरीके से वाकिफ जरूर है, क्योंकि जब वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट फाइनेंसर उनके घर बैठे हुए थे, अपोलो ग्रीन के मालिक के घर, उन्हें धमका रहे थे, तो मैंने उनकी मदद की है। अब आप देखिए कि ईडी का जो पूरा जांच है वो इसी इर्द गिर्द घूम रही है, इसी बात के कि ये व्यक्ति जो है, ये जो प्राइवेट फाइनेंसर पैसा दे देते हैं, कोई अगर लोन चुकता नहीं कर रहा है, वापस नहीं दे रहा है, तो फिर इस आदमी की एंट्री होती है और ये फिर जो छोटी छोटी गैंग्स है हरियाणा में उनका भी सहारा लेता है, उनके जरिए धमकाता है, लोन सेटलमेंट कराता है और जबरन लोन सेटलमेंट कराता है और बदले में करोड़ों रुपए कमीशन लेता है। और इसी कमीशन से इसने ये सारी धन दौलत जो है वो इकट्ठा की है। और आप राविंदर यादव का जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस व्यक्ति की जो लाइफस्टाइल है वो कितनी लग्जूरियस है, किस तरह की गाड़ियां ये इस्तेमाल करता है, किस तरह के घर में रहता है, किस तरह के लोगों से इसका उठना बैठना है, जिसमें तमाम नेता शामिल हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, गुरुग्राम के सांसद, यानी कि तमाम जो लोग हैं अक्रॉस द पार्टीज, उनसे आपको इसकी नज़दीकियां दिखेगी, उनके साथ इसकी तस्वीर, इसकी रील्स नजर आएगी। और अब खुद इन्होंने कहा है कि मैं सीएम से भी मिला हूं, उसकी भी एक रील है। सीएम नायब सैनी से राविंदर यादव मिल रहा है, उनके साथ लक्ष्मण यादव जो विधायक है रेवाड़ी के, वो भी मौजूद है। और अब बात करते हैं जो जवाब राविंदर यादव ने लिखा है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। ये तमाम जो कार्रवाई उसको लेकर लगातार सामने आ रही है, इस पर उसने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और प्रतिक्रिया में उसने लिखा है कि हाँ, मैं कातिल हूं उस नेक्सस के मंसूबों का जिसमें कारोबारियों को कर्ज के नाम पर लूट और जबरन वसूली का शिकार बनाया जा रहा था। हाँ, मैं कातिल हूं उस फाइनेंसर, गुंडा, पुलिस गठजोड़ का जो डर और धमकी के सहारे व्यापारियों की मेहनत निचोड़ रहा था। हाँ, मैं कातिल हूं उस गैंग का जो प्रदेश और देश में ब्याज की आड़ में डर का कारोबार चला रहा था। सवाल यह है, तब पुलिस कहां थी जब सब कुछ खुली आंखों से देखा जा रहा था? क्योंकि सच यह है कि कुछ लोग जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे थे, क्योंकि इस खेल में कुछ आकाश सिस्टम के अंदर भी हैं। आज भी खुली चुनौती देता हूं, कोई एक आदमी सामने आए जो कह सके कि उसने मुझसे वसूली का पैसा दिया हो। कोई एक व्यक्ति बताए जिसे मैंने फोन कर धमकाया हो। वक्त लगेगा लेकिन सच सामने आएगा, हर परत खुलेगी, हर चेहरा बेनकाब होगा। हरियाणवी में एक कहावत है, घर की बही, घर का खाता और घर का लिखनिया सब दर्ज है। फाइनेंसर इनके, गुंडे इनके और कुछ पुलिस वाले इनके। लेकिन याद रखिए, हर अधिकारी एक जैसा नहीं होता। आज भी सिस्टम में ईमानदार लोग मौजूद हैं और जो इस फाइनेंसर पुलिस नेक्सस के मकड़ जाल को उजागर करेंगे। अगर किसी व्यापारी की मदद करना इन लोगों को इतना डरावना लग रहा है तो वजह साफ है कि इनकी अवैध दुकानें बंद हो रही है। प्रशासन, इनकम टैक्स और ईडी इनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि इतना कैश आता कहां से है? डेटा सबके पास है, फिर भी चुप्पी क्यों? किसे बचाने के लिए हर बार नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? ये सवाल आज नहीं तो कल जवाब मांगेगा। सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। हर हर महादेव। तो देखा आपने कैसे अपने इस जवाब में राविंदर यादव ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि कुछ फाइनेंसर जो हैं वो उनका पुलिस के साथ गठजोड़ है और ये जो पूरा नेटवर्क है ये पुलिस और फाइनेंसरों का नेटवर्क है। कुछ पुलिस वाले हैं जिनके पैसे जो हैं इस धंधे में लगे हुए हैं, सिस्टम के अंदर भी इस तरह के लोग बैठे। यानी अब राविंदर यादव ने हरियाणा पुलिस पर ही बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगा दिया है और उसने सवाल खड़ा किया है कि सिस्टम के अंदर जो बैठे लोग हैं वो ही ये पूरा धंधा चला रहे हैं और इन्हीं का गठजोड़ है इन प्राइवेट फाइनेंसरों के साथ। मैंने तो लोगों को इनके चंगुल से, इनके डर से, इनके जो चक्रवर्ती ब्याज ये वसूलते हैं कई परसेंट में, यानी कि 5 से 10%, 20% तक के ब्याज पे पैसा देते हैं लोगों को और उसकी जबरन वसूली होती है। जब पैसा नहीं चुका पाता कोई तो मारपीट तक की नौबत आती है। तो कहा कि मैंने तो जो व्यापारी हैं प्रदेश के उनको इनके चंगुल से निकाला है, लेकिन ये कुछ पुलिस वालों को, कुछ अफसरों को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उनका खुद का पैसा इस पूरे धंधे में लगा हुआ है। वो इन प्राइवेट फाइनेंसरों को पैसा देते हैं और ये आगे जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये पैसा पहुंचाते हैं।
तो बड़ा ये घटनाक्रम अब हरियाणा में बन चुका है और सबसे पहले आपको याद होगा राविंदर यादव का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार का केस सामने आया था और उनसे जुड़े इस केस में जो एएसआई सुरेंद्र लाठर थे जिसने अपनी जान दी, उसने जान देने से पहले ये कहा कि इंदर यादव को एक केस में बाहर निकालने के लिए वाई पूरन कुमार 50 करोड़ रुपए की डील कर चुका था। और वो केस था जो मंजीत एक शख्स है जिसका मर्डर हुआ, डीगल गांव का रहने वाला, वो भी फाइनेंस के धंधे में था, जिसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी। और कहा जाता है कि इसी केस से नाम निकालने वाली बात जो है सुरेंद्र लाठर अपने वीडियो में कह रहा था और उस समय भी बड़ा बवाल मचा था। उस समय पहली बार ये पता लगा कि राविंदर यादव जो है वो इस तरह के किसी काम से जुड़ा है और उसने अब धीरे धीरे जो ईडी है वो कई और खुलासे इस मामले में कर रही है। तो देखना ये होगा कि राविंदर यादव जो है उस तक क्या ईडी विदेश में भी पहुंचती है, क्या उसे वहां से गिरफ्तार करके इंडिया लाया जाएगा और आगे इस केस में क्या कुछ नए खुलासे होंगे, क्या इंदर यादव कुछ पुलिस अधिकारियों का नाम उजागर करेंगे, क्योंकि बात ये भी सामने आ रही है कि इसमें आईएएस लेवल के जो अफसर हैं, एसपी भी हैं, वो कईयों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। तो देखना होगा कि किसका नाम सामने आएगा और राविंदर यादव का क्या होगा ईडी के नए खुलासों में, या फिर ईडी क्या उसे गिरफ्तार करके भारत लाएगी, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।